नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो शब्द के प्रकारों को लेकर बनाया गया वीडियो है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ण और वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों के भी कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न उभर कर आ रहा है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, और ये चार प्रकार के शब्द हैं वो रूप के आधार पर होते हैं। रूप के आधार पर शब्द के क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। इस प्रश्न को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहले तो उत्तर अपना है, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी वे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत भाषा के हैं और अन्य भाषाओं में प्रयोग में लिए जाते हैं। अन्य भाषाओं में प्रयोग में लिए जाते हैं उन शब्दों को संस्कृत शब्द कहा जाता है। और संस्कृत शब्दों का ही जो दूसरा नाम है वो तत्सम शब्द है। संस्कृत के शुद्ध या अविकृत शब्दों को तत्सम कहते हैं, अर्थात जो शब्द संस्कृत का मूल स्वरूप लेकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देशज शब्द किसे कहा जाता है। और रूप के आधार पर ही जो शब्दों का प्रकार है उनमें देशज शब्द है। तो देशज शब्द किसे कहते हैं, तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहले तो देसी भाषाओं के शब्दों को जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। तो देशज शब्द है उन शब्दों को कहते हैं जो देसी भाषाओं के शब्द हैं और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं है कि कब जन्म हुआ उन शब्दों का और कहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के शब्द जिनका यानी संस्कृत से कोई संबंध नहीं है और जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ है, इतना है देश में हुआ है, परंतु जो मूल स्रोत है कि कहाँ इनका जन्म हुआ है ये पता नहीं होता है। मतलब हम सारूप में ये समझ सकते हैं कि अपने जो देसी शब्द हैं, या दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि मारवाड़ी के शब्द हैं और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, वो शब्द कहलाते हैं देसी शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी शब्द किसको कहा जाता है। तो अगला अपना प्रश्न है, विदेशी शब्द किसको कहा जाता है। तो हमारे देश में समय समय पर विदेशी भी आए और उन्होंने भी अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किया और उनके शब्द भी हिंदी के शब्दकोश में आते रहे। तो इसका उत्तर है कि विदेशी भाषाओं के शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उनको कहा जाता है विदेशी शब्द। इस प्रकार के शब्द अन्य देशों की किसी भाषा से आए हैं, ये विदेशी कहलाते हैं। अंग्रेजी से भी आए हैं, पुर्तगाली से भी आए हैं, जापानी से भी आए हैं, फारसी से भी आए हैं, अरबी भाषा आदि से भी ये शब्द आए हैं। चलिए अगला प्रश्न, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब अपना प्रश्न है कि तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द का उत्तर देख लेते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों के विकृत रूप को तद्भव कहा जाता है। कि संस्कृत में शब्द थे, उनका थोड़ा स्वरूप बदला और बदल करके वो हिंदी में प्रयोग में लिए जाने लगे, और वो बदला हुआ रूप है, विकृत रूप है या परिवर्तित रूप है, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में है यानी अग्नि और तद्भव रूप हो गया आग। संस्कृत में है अश्रु और अपने जो तद्भव रूप में लेते हैं आंसू। और संस्कृत में होता है जैसे नेत्र, और तद्भव रूप में हम ले सकते हैं आँख। तद्भव और तत्समों की जो संख्या है वो काफ़ी है, यानी हजारों की संख्या में है ये, लेकिन इनका जो विवेचन है वो हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यही हम चर्चा कर रहे थे और शुरू में भी मैंने बताया था कि रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं और वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग लिए जाते हैं। तद्भव वे शब्द हैं
जिनका मूल स्वरूप तो संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में उनका प्रयोग बदले हुए रूप के रूप में होता है, यानी उनका रूप है वो हिंदी में बदल जाता है। देशज वे शब्द हैं जो कि देशी भाषाओं के शब्द हैं और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं है कि ये कहाँ पैदा हुए, किस स्थान पर पैदा हुए, कब पैदा हुए, यानी कब बने। विदेशी ये जो शब्द होते हैं वो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं और अपने देश में विदेशी आते रहे हैं लगातार, और ऐसी स्थिति में अपनी हिंदी भाषा में भी उन शब्दों का प्रयोग अनवरत रूप से जारी है। अगला प्रश्न अपना है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, तो शब्द के जो भेद हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो देखिए उत्तर। दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। यानी जिसका सार्थक का छोटे रूप में हम देख सकते हैं कि जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। लेकिन इनकी परिभाषा अगले प्रश्न में देखते हैं। चलिए देखते हैं परिभाषा। विभिन्न ध्वनियों का मेल होने पर उनका जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं विभिन्न ध्वनियाँ। ध्वनियाँ यानी आवाज़ें, गले से निकलने वाली आवाज़ें। तो विभिन्न ध्वनियों का मेल होने पर जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? और जो हिंदी में जो लिखित रूप होता है उसको भी क्या कहा जाता है? एक तरह की उच्चारित ध्वनियाँ और लिखित ध्वनियाँ कहा जाता है। तो विभिन्न ध्वनियों का मेल होने पर उनका जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो अर्थ निकलता है उससे कहते हैं सार्थक शब्द। विभिन्न ध्वनियों का मेल होने पर जब उसका अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द होते हैं। अर्थात इस प्रकार की ध्वनियाँ जो निश्चित अर्थ का बोध कराती हैं उनके समूह को सार्थक शब्द कहते हैं। यानी इस प्रकार की ध्वनियाँ जो निश्चित अर्थ का बोध कराती हैं उनके समूह को सार्थक शब्द कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर पहला भेद हुआ सार्थक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न ध्वनियों, ये ध्वनियों का मेल होने पर भी किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ ध्वनियाँ है, विभिन्न ध्वनियों का मेल होने पर भी किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, उत्तर के रूप में देखते हैं, निरर्थक शब्द। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ध्वनियों का मेल हो रहा है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उनको कहते हैं यानी निरर्थक शब्द। कई ऐसी ध्वनियाँ होते हैं जिनका कभी कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, जैसे चें चें पें पें, जैसे जो भी। चलिए अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। यानी उत्पत्ति के आधार पर हमें शब्द के भेद है वो बताने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रकाश डाल देता हूँ। रूढ़ शब्द इस प्रकार के शब्द जो किसी अन्य शब्द की सहायता के बिना अपने मूल रूप से निर्मित है। यानी इनको बनाने के लिए किसी शब्द की सहायता नहीं ली जा सकती है और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बने और जिनके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब रूढ़ शब्द हैं वो शब्द हैं जो अन्य किसी शब्द की सहायता के बिना बनते हैं और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यानी दो शब्द, आमतौर पर दो शब्द और उससे ज़्यादा बनाया जाए तो उससे अधिक शब्दों के योग से यौगिक शब्द मिलकर बनते हैं। और फिर है योग रूढ़। ऐसे शब्द क्या होते हैं? यानी यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, दो शब्दों के योग से तो बने हुए होते हैं, लेकिन उनका अर्थ है वो एक विशेष वस्तु के लिए या किसी चीज़ के लिए एक तरह से आरक्षित होता है। इस प्रकार के शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। अगला है
जो शब्द किसी अन्य शब्द की सहायता के बिना अपने मूल रूप से निर्मित है तथा जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें कहा जाता है। ये परिभाषा मैंने पहले भी बताई थी अभी, कि जो शब्द किसी अन्य शब्द की सहायता के बिना अपने मूल रूप से निर्मित है तथा जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें कहा जाता है। निर्मित यानी बना हुआ है। तो यहां पर उत्तर देखते हैं, अपना आ गया रूढ़ शब्द। तो जो शब्द किसी अन्य शब्द की सहायता के बिना अपने मूल रूप से निर्मित है तथा जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से होता है वे शब्द कहलाते हैं। अब ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहा जाता है। यानी जैसा कि इसमें देख शब्द से ही पता चल रहा है, यौगिक यानी योग करके बना हुआ। तो यौगिक शब्द और ऐसे शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से होता है। चलिए अगला, जो शब्द यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित होते हैं उन्हें कहा जाता है। कि यौगिक हैं लेकिन सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें कहा जाता है देखिए उत्तर, योग रूढ़। योग रूढ़ यानी ऐसे शब्द जिनका सामान्य अर्थ न निकलकर विशेष वस्तु के लिए निकलता है, जैसे गजानन, पंकज, जलद, चौमासा, इनका जो अर्थ है वो विशेष वस्तु के लिए निकलता रहता है। और देवताओं के जितने भी नाम हैं, लगभग नाम, वो सारे के सारे योग रूढ़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य, पवन, जल, वृक्ष आदि शब्द किस प्रकार के हैं? तो पहला है सूर्य, पवन, जल, वृक्ष आदि शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? यहां पर सूर्य है, पवन है, जल है, वृक्ष है, तो उत्तर देख ही लेते हैं। रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है ये। सूर्य भी क्या है? रूढ़ शब्द है। पवन भी क्या है? रूढ़ शब्द है। जल भी क्या है? रूढ़ शब्द है। वृक्ष भी क्या है? रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करें हम, तो ये जो रूढ़ शब्द हैं, सूर्य है वो खंडित नहीं किया जा सकता है, पवन है उसका यानी टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जल इस शब्द के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वृक्ष से शब्द के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस शर्त यह कि हम समाज संधि इनकी दृष्टि से टुकड़े कर सकते हैं, करें तो भी उनका अर्थ है वो क्या होगा? नहीं निकलेगा, यानी मिलाकर के ही अर्थ प्रकट होगा। तो ये रूढ़ शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पाठशाला, धर्मशाला, विद्यालय आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो फिर चलिए हम देखते हैं। पाठशाला में पाठ प्लस शाला, धर्म प्लस शाला, विद्या प्लस आलय, यानी दो दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो ये शब्द हैं वो हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हैं पाठशाला, पाठ प्लस शाला, धर्मशाला, धर्म प्लस शाला, विद्या प्लस आलय, यानी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज, जलज, चौमासा और आदि, यहाँ पर आदि है, आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज, जलज, चौमासा आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो शब्द हैं वो हैं योग रूढ़। योग रूढ़। पंकज का अर्थ कमल होगा, जलज का अर्थ भी जल में पैदा होने वाला यानी कमल है, चौमासा 4 महीनों में 4 महीनों का समय है। ये सारे के सारे क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। चलिए निरर्थक शब्दों के उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है निरर्थक शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो निरर्थक शब्दों के उदाहरण अपने को बताने हैं। चलिए, टें टें पे पे पो छे, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसे होते हैं, कुछ लिखे रूप में वर्ण ऐसे होते हैं या अक्षर ऐसे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो उनको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए विदेशी भाषाओं के शब्दों का उदाहरण दीजिए। तो इनके कुछ उदाहरण
यानी 2-3 उदाहरण हम यहाँ पर देख लेंगे, बाकी तो असीमित भंडार है। और जैसे चश्मा है, रुमाल है, जिंदगी है, कालीन है, दारोगा है, बेगम है, सुरंग है, साबुन है, अलमारी है, कैमरा है, ये सारे के सारे क्या हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। और वैसे देखा जाए तो हम अपनी जिंदगी में लिखित रूप में, मौखिक रूप में अनगिनत विदेशी भाषाओं के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, और जिनका हमें खुद को पता भी नहीं होता है कि ये जो प्रयोग ले रहे हैं हम विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग ले रहे हैं, हम इनको अपना मान बैठे हैं। लेकिन जब गहरे तक पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि चश्मा जैसे हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, रुमाल शब्द का आमतौर पर प्रयोग करते हैं, जिंदगी शब्द का आमतौर पर प्रयोग करते हैं, कालीन है, दारोगा का बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन बेगम, सुरंग और साबुन का तो आमतौर पर प्रयोग करते हैं, अलमारी का और कमरा का आमतौर पर प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं वो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो कभी हमारे देश में यानी आए रहे और उनकी भाषा को हम ग्रहण करते रहे, और ये प्रयोग हिंदी में प्रचलित होते रहे हैं, और इनकी संख्या अनगिनत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देशज, वही स्थिति देशज शब्दों की है, यानी हर 5 कोस पर पानी बदल जाता है, 20 कोस पर वाणी बदल जाती है, वैसी बात है। तो ये अपने जहाँ जहाँ भी आगे बढ़ते जाएंगे हर गांव के ही अलग शब्द होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इनका भी जो संख्या है वो असीमित है, असीमित शब्द भंडार है। जैसे खिड़की है, टोली है, चिमटा है, लोटा है, यानी जो अपने राजस्थानी भाषा में आप देख लीजिएगा जितने शब्द आप छोटे मोटे बोलते हैं और जिनकी जो उत्पत्ति है उसका कोई पता नहीं है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कह सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में चलिए अगला है तद्भव शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो हिंदी व्याकरण में अगर सबसे जो मुख्य टॉपिक के रूप में आता है तो वो प्रश्न पूछा जाता है तत्सम और तद्भव का अंतर। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उनका जो रूप है वो परिवर्तित होकर के हिंदी में काम में आता है या हिंदी में प्रयोग लिया जाता है। तो तद्भव जैसे आँख का नेत्र होता है, आंसू का अश्रु होता है, आग का अग्नि होता है, ये तो होता है तत्सम। यानी आँख है उसका तत्सम शब्द होता है नेत्र, आंसू है उसका तत्सम शब्द होता है अश्रु, और आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि, और इसी अग्नि से बना आग, अश्रु से बना आंसू, और यानी नेत्र से बना आँख। इस प्रकार से ये तद्भव शब्द बन गए। अगला है तत्सम शब्दों के उदाहरण बताइए। तो अब तत्सम शब्दों के उदाहरण हमें देने हैं। तो तत्सम शब्द चलिए देखते हैं, बहुत सारे तत्सम शब्द हैं भाषा का जो जितना। तो अवतार, अंधकार, अमूल्य। तो अवतार का अपने यहाँ पर उतार कहते हैं, अंधकार को अंधेरा कहते हैं, अमूल्य को अनमोल भी कहते हैं। तो मूल रूप में ये जो शब्द हैं, अवतार भी संस्कृत का शब्द है, अंधकार भी संस्कृत का शब्द है, अमूल्य भी संस्कृत का शब्द है, और ये हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं। और इस कारण से यानी ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने कुछ जानकारी प्राप्त होगी, और इसी को एक बार थोड़ा सा दोहरान कर देता हूँ। यानी जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। रूप के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द ये होते हैं शब्द के अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, और उत्पत्ति के आधार पर होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।